टू सक्सेस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स और आरओ एआरओ समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की जो परीक्षाएं अभी अक्टूबर और दिसंबर में आयोजित होने वाली हैं, उनके लिए करंट अफेयर्स के हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट लास्ट ईयर के तरह ही जो है दोबारा स्टार्ट किए हैं, जिसमें 3 हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज का वीडियो जो है हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 4 और ये 2025 क्वेश्चंस के प्रैक्टिस सेट है। तो आज के वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 76 से लेके 176 से लेके 100 तक प्रश्न कंप्लीट करेंगे। बाकी और भी जो है वो इस परीक्षा को लेके कंटेंट जो है वो चैनल पर अवेलेबल है, तो आप चैनल पे सारा कंटेंट देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं अपने आज के प्रैक्टिस सेट के पहले क्वेश्चन से, और इस सीरीज का ये 76वां क्वेश्चन है। निम्न में से किस राज्य ने अंतर्देशीय मत्स्य पालन में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार जीता है? ये पुरस्कार जो है वो पिछले वर्ष नवंबर दिसंबर के बीच में प्रदान किए गए थे। ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी, ये उत्तर प्रदेश को जो है वो अंतर्देशीय मत्स्य पालन में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार दिया गया है। यह पुरस्कार जो है उत्तर प्रदेश को ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस 2023 के दौरान दिया गया। और अगर उत्तर प्रदेश में मछली उत्पादन की बात करें तो 2021 में जो मछली उत्पादन 8.09 लाख मीट्रिक टन था, इससे बढ़ते हुए 2022 में ये 9.15 लाख मीट्रिक टन हो गए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा वर्चुअली G20 शिखर सम्मेलन की समापन बैठक की अध्यक्षता की। G20 की अध्यक्षता भारत ने किस समयावधि के दौरान की है? किस एक साल के पीरियड में भारत G20 का अध्यक्ष रहा है, आपको वो समयावधि बतानी है। 1 नवंबर 2022 से 30 नवंबर 2023, 5 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023, 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 और 1 जनवरी 2023 से 30 नवंबर 2023। तो इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन सी, ये 1 दिसंबर 2022 से लेके 30 नवंबर 2023 तक भारत ने एक वर्ष के लिए G20 की प्रेसिडेंसी की है। और जो समापन बैठक हुई है उसके बाद अब जो G20 की प्रेसिडेंसी है वर्ष 2024 के लिए ये ब्राजील को सौंप दी गई है। तो इस वर्ष का जो G20 सम्मेलन होगा वो ब्राजील में आयोजित होगा। बाकी भारत में जब G20 सम्मेलन आयोजित हुआ तो उस समय G20 के भारत की तरफ से शेरपा जो थे उनका नाम है अमिताभ कांत। ये नीति आयोग के सीईओ भी रह चुके हैं। ठीक है, तो ये जो है क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज पिछले वर्ष जो G20 का सम्मेलन किया गया उसको लेके भारत में बहुत चर्चा रही। वैश्विक स्तर पर भारत का जो नेतृत्व है वो सामने आया और एक बहुत सफल आयोजन भारत ने किया है। तो इसके बारे में आपको जरूर जानकारी होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, अभ्यास वज्र प्रहार किन 2 देशों के विशेष बलों का संयुक्त सैन्य अभ्यास है? भारत और रूस, भारत और जापान, भारत और अमेरिका, भारत और फ्रांस। तो इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन सी, ये जो वज्र प्रहार अभ्यास है ये भारत और अमेरिका के बीच के दोनों देशों के सैन्य बलों का जो है वो संयुक्त अभ्यास है। और 2023 में वज्र प्रहार के 14वें संस्करण का आयोजन मेघालय के उमरोई में जो है वो किया गया। यहाँ पे मिलिट्री का इंस्टीट्यूट है, वहां पर किया गया। और ये आयोजन 21 नवंबर से 11 दिसंबर 2023 के बीच में किया गया। इसमें दोनों देशों की थल सेनाओं ने भाग लिया है। ठीक है, बाकी मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि ये जो युद्ध अभ्यास है, सैन्य अभ्यास है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, और जो आधुनिक समय है जिसमें बहुत सारे देशों के बीच में क्या कर रहा है, बायलैटरल टेंशन चल रहा है, तो वैसे ही देश में आपकी सामरिक स्थिति क्या है, आपकी जो रक्षा स्थिति क्या है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने डिसाइड किया हुआ है कि जब ये परीक्षाएं आने वाली होगी नवंबर और दिसंबर में, उस टाइम पे हम आपको कुछ दिन पहले एक अलग से वीडियो देंगे जिसमें हम केवल भारत के अन्य देशों की सेनाओं के साथ जो रक्षा अभ्यास किए जाते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो आप चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करके रखें, नोटिफिकेशंस ऑन रखें, ताकि आपको जब भी इन परीक्षाओं को लेकर नया कंटेंट हो तो आपको तुरंत से अपडेट मिल जाए, आप पीछे ना रह जाएं इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस मंत्रालय द्वारा अटल इनोवेशन मिशन के तहत रैपिड इनोवेशन एंड स्टार्टअप एक्सपेंशन कार्यक्रम लॉन्च किया गया है? कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय, नीति आयोग। तो सही जवाब जो है इसका ऑप्शन डी, ये नीति आयोग द्वारा रैपिड इनोवेशन एंड स्टार्टअप एक्सपेंशन कार्यक्रम लॉन्च किया गया है। इसका शॉर्ट फॉर्म है राइस। ठीक है, और ये नया क्या है, उत्प्रेरक कार्यक्रम या कैटलिस्ट जो है
प्रोग्राम लॉन्च किया है। इसकी डिटेल जो है वो आप इससे पढ़ लीजिए। थोड़ी सी डिटेल यहाँ पर हमने अटल इनोवेशन मिशन के बारे में भी लिखी है, तो आप वीडियो पॉज करके डिटेल्स लिख सकते हैं। इसके अलावा ये नीचे हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप नंबर है, यूजर नेम है। आप हमसे टेलीग्राम और व्हाट्सएप के माध्यम से इनकी पीडीएफ भी कंटेंट की ले सकते हैं। ठीक है, आप इनसे हमसे जुड़ के हमें अप्रोच करके देख सकते हैं कि इसको जो है पीडीएफ की क्या प्रक्रिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार सदी के अंत तक दुनिया का तापमान लगभग कितने डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा? हम लोग अभी सभी लोग जो हैं वो 21वीं सदी में हैं। ठीक है, तो 21वीं सदी के अंत तक दुनिया का तापमान कितने डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा? 3 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री सेल्सियस और 6 डिग्री सेल्सियस। इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन ए, 21वीं सदी के अंत तक जो है वो धरती का तापमान करीब 3 डिग्री सेल्सियस जो है वो बढ़ जाएगा। और ये जो है बहुत जो है वो परेशान करने वाले आंकड़े हैं, क्योंकि अभी भी जो गर्मी है वो बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। और अगर 3 डिग्री सेल्सियस तक जो औसत तापमान बढ़ जाएगा तो स्थिति बहुत ज्यादा भयावह हो जाएगी। ठीक है, और ये बढ़ने के कारण क्या है? क्योंकि जो वैश्विक स्तर पर ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन क्या है, रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचता जा रहा है। वर्ष 2022 में कुल 57.4 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो उत्सर्जित हुई। ठीक है, हालांकि जो है सभी देश जो हैं वो चिंतित हैं इसको लेकर, और सभी जो है अपनी प्रतिबद्धता लगातार दिखा रहे हैं कि वो इन ग्रीन हाउस गैसों कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन की कटौती करेंगे। और जो अभी इनके वादे हैं, जो प्रोमिसेस हैं, उनके अनुसार 2030 तक वैश्विक उत्सर्जन में कम से कम 19 बिलियन टन का हो जाएगा। ये कटौती करने के बाद जो है इसको घटाना चाहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। पंकज आडवाणी ने IBSF बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है। यह उनका कौन सा विश्व खिताब है? 23वां, 24वां, 25वां और 26वां। तो इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन डी, ये इनका जो है वो 26वां खिताब है। और इन्होंने ये जो प्रतियोगिता है ये दोहा में आयोजित की गई, जिसमें इन्होंने अपने प्रतिद्वंदी सौरभ कोठारी को हराकर मैच जीत लिया है। ठीक है, अगर इनके पहले विश्व खिताब की बात करें तो पंकज आडवाणी ने अपना पहला विश्व खिताब 2003 में जीता था। और ये पंकज आडवाणी जो है वो विलियर्ड्स और स्नूकर दोनों प्रारूपों में विश्व खिताब या वर्ल्ड टाइटल जीतने वाले एकमात्र खिलाड़ी हैं। ठीक है, तो इनका जो प्रदर्शन है वो अद्भुत है, अतुल्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद, ठीक है, ये ऑस्ट्रा हिंद के दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? सिडनी, जम्मू कश्मीर, पर्थ और जयपुर। इसका सही जवाब ऑप्शन सी, ये ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में जो ऑस्ट्रा हिंद सैन्य अभ्यास है, जो भारत और ऑस्ट्रेलिया की सेनाओं के बीच में आयोजित किया जाता है, ये इसका जो है वो दूसरा संस्करण आयोजित किया गया। ये आयोजन 22 नवंबर से 6 दिसंबर 2023 के बीच में किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। दुनिया के सबसे बड़े एकल साइट या सिंगल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र सोलर एनर्जी प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? भारत, चीन, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका। तो सही जवाब इसका ऑप्शन सी, ये संयुक्त अरब अमीरात में पिछले वर्ष दिसंबर 2023 में जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो कॉप आयोजित होने वाली थी उसके ठीक पहले इसका उद्घाटन संयुक्त अरब अमीरात में किया गया। और ये जो संयंत्र है इसकी क्षमता 2 गीगावाट है और ये अल धफरा सौर फोटोवोल्टिक बिजली परियोजना का जो है इसका उद्घाटन किया गया। ठीक है, और इस संयंत्र द्वारा अबू धाबी शहर का जो कार्बन उत्सर्जन है वो प्रति वर्ष 2.4 मिलियन टन कम होने की संभावना है। तो इस तरह से लगातार जो है वो विकसित देश हैं वो क्या कर रहे हैं, अपने अपने उत्सर्जन में कटौती करने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि जो समस्या आगे दिखाई दे रही है उसको कैसे करके रोका जा सके। अगला क्वेश्चन, 22 से 26 नवंबर 2023 तक आसियान के भारतीय मिशन द्वारा आसियान भारत बाजरा महोत्सव की मेजबानी कहाँ की गई? इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर और जकार्ता। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी, ये जो आयोजन है आसियान भारत बाजरा महोत्सव, ये महोत्सव जकार्ता में 22 से 26 नवंबर 2023 के बीच में आयोजित किया गया। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि वर्ष 2023 को अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में आयोजित किया गया है और भारत ने इसमें काफी प्रयास किया था कि इस तरह से इस बाजरा वर्ष की घोषणा की जाए और अल्टीमेटली भारत जो है इसमें सक्सेसफुल रहा है। ठीक है, थोड़ी सी बात यहाँ पे आसियान की भी है। इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को, मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया, और जो इसके 10 सदस्य देश हैं उन सदस्य देशों के नाम दिए हुए हैं इसमें। अगला क्वेश्चन है, दुनिया के पहले 3D प्रिंटेड मंदिर का अनावरण किस राज्य में किया गया है? तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल। इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन ई, जो दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर है ये तेलंगाना राज्य में इसका अनावरण किया गया, इसका का उद्घाटन किया गया है। और ये मंदिर जो है वो तेलंगाना के
सिद्दीपेट जिले के बुरुगुपल्ली में जो है वो स्थापित है। और ये मंदिर 4000 वर्ग फीट में फैला है और करीब 35.5 फीट की ऊंचाई पर जो है वो बना हुआ है। ये मंदिर में 3 अलग अलग हिस्से हैं, 3 गर्भगृह हैं जो तीनों अलग अलग देवता को समर्पित है। ठीक है, ये जो 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है ये काफी क्रांतिकारी टेक्नोलॉजी है और उसके तहत कई तरह की संरचनाओं का निर्माण हो रहा है, विविध प्रकार के उपकरणों का निर्माण हो रहा है। तो ऐसे ही ये पहला 3D प्रिंटेड मंदिर है। इसके अलावा भारत में ही एक 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस का भी अनावरण हुआ है, उसके बारे में भी आप लोग डिटेल जरूर देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, दिसंबर 2023 में बंगाल की खाड़ी के बेसिन में निम्न में से कौन सा चक्रवाती तूफान आया है? ताउते, फैनी, मिचोंग और हुदहुद। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी, ये दिसंबर 2023 में बंगाल की खाड़ी बेसिन में जो तूफान आया उसका नाम जो है वो मिचोंग था। और इस मिचोंग तूफान ने भारत, बांग्लादेश और म्यांमार के कुछ हिस्सों पर क्या किया? अत्यधिक प्रभाव डाला। और अगर इसका देखें कि ये कहां से उत्पन्न हुआ है तो ये थाईलैंड की खाड़ी से, जो गल्फ ऑफ थाईलैंड है वहां से ये तूफान जो है वो उत्पन्न हुआ था। ठीक है, वहां से ओरिजिनेट हुआ था। और ये जो तूफान का नाम मिचोंग है ये म्यांमार द्वारा सुझाया गया है। ये कई बार पूछा जाता है कि इस तूफान का जो नाम है वो किस देश द्वारा सुझाया गया है, तो ये आप जरूर याद रखें, ये क्वेश्चन लगातार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, 2024 के लिए संयुक्त राष्ट्र लेखा परीक्षक पैनल के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, रवनीत कौर, गिरीश चंद्र मुर्मू और एनके सिंह। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी, ये भारत के जो कैग हैं, ठीक है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, गिरीश चंद्र मुर्मू जी, इनको 2024 के लिए संयुक्त राष्ट्र लेखा परीक्षक पैनल के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। इन्होंने जो है वो पैनल के 62वें सत्र में भाग लिया था, जिसका आयोजन 20 से 21 नवंबर 2023 को न्यूयॉर्क में किया गया। और जब बात करें अगर इस बाह्य लेखा पर्यवेक्षकों के पैनल की, तो इसमें दुनिया के जो 12 सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थान है, ठीक है, सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके प्रमुख जो है इसमें शामिल होते हैं। भारत को भी इसमें प्रतिनिधित्व दिया गया है। और ये संयुक्त राष्ट्र का जो सचिवालय है, फंड और कार्यक्रम और विशेष एजेंसियों का ये क्या करते हैं? बाहरी ऑडिट जो है वो देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, न्यायमूर्ति फातिमा बीवी जिनका दिसंबर 2023 में निधन हो गया है, यह थी। तो ये तो क्लियर है कि ये न्यायमूर्ति हैं, जज हैं। अब ये किस तरह से जज हैं? सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश और उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी, ये न्यायमूर्ति फातिमा बीवी जी जो हैं ये सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश थी। इनका 96 वर्ष की आयु में केरल के कोल्लम में निधन हो गया है। इनका पूरा नाम मीरा साहेब फातिमा बीवी था और ये तमिलनाडु की राज्यपाल भी रह चुकी हैं। और ये उच्च न्यायपालिका में हायर जुडिशरी में मुस्लिम समुदाय से पहली महिला हैं। ठीक है, और ये 1989 में सुप्रीम कोर्ट की जज बनी और 1992 में ये सेवानिवृत्त हो गई या सुपरएनुएट हो गई। इसके अलावा इन्होंने 1993 से 97 तक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य के रूप में भी कार्य किया है। ये डेथ से रिलेटेड भी क्वेश्चन जो है, जो पिछली बार पेपर आया था जो कैंसिल हो गया, उसमें काफी क्वेश्चन पूछे गए थे और उनके साथ काफी सारी डिटेल भी पूछी गई थी। तो आपको जो है वो उसके साथ साथ डेट्स के साथ साथ उनके जीवन से जो संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उनके बारे में भी अवश्य जानकारी होनी चाहिए। और उसी को ध्यान में रखते हमने ये क्वेश्चन इस तरह से फ्रेम किए हैं। तो ये क्वेश्चंस का पैटर्न जो है वो आपको कैसा लग रहा है, कंटेंट जो हमने इसमें इंक्लूड किया है वो कैसा लग रहा है, आप हमें लाइक करके और कमेंट करके अपना फीडबैक अवश्य दें। आपके फीडबैक के माध्यम से ही हम चीजों को और ज्यादा इंप्रोवाइज कर सकते हैं और इस तरह से डिजाइन कर सकते हैं कि आपको उससे और अधिक से अधिक फायदा हो। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का पहला सौर ऊर्जा एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है। यमुना एक्सप्रेसवे, गोरखपुर एक्सप्रेसवे, लखनऊ एक्सप्रेसवे और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन डी, ये उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जो है, जो इटावा से होकर चित्रकूट जिले तक जाता है। ठीक है, और ये जो है 296 किलोमीटर लंबा 4 लेन जो है एक्सप्रेसवे है। ये उत्तर प्रदेश का पहला सौर ऊर्जा एक्सप्रेसवे या सोलर एनर्जी एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है कि एक्सप्रेसवे के किनारे करीब 1700 हेक्टेयर भूमि पर सोलर प्लांट लगाएंगे। ठीक है, और ये जो सोलर प्लांट लगाएंगे ये 550 मेगावाट सौर ऊर्जा क्या करेंगे? उत्पन्न करेंगे। ठीक है, अगर बात करें ये किन किन जिलों से जाता है, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन में पूछा गया है, तो ये चित्रकूट से स्टार्ट होता है, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया और ये इटावा में आकर समाप्त होता है। और जो आपका आगरा से लखनऊ के बीच में जो एक्सप्रेसवे है उस एक्सप्रेसवे में ये जुड़ जाता है। ठीक है, और ये 296 किलोमीटर लंबा
4 लेन वाला एक्सप्रेसवे है। ये भी कई बार पूछा गया है कि फला एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है, और चूंकि हमारी ये टेस्ट सीरीज जो है वो यूपी पीसीएस को ध्यान में रखते हुए है, तो उत्तर प्रदेश के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनको हमने इनमें इंक्लूड किया है। इसके साथ ही यूपी के स्पेशल करंट का एक अलग से आपको वीडियो मिलेगा। तो आप संस्थान से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, नोटिफिकेशंस भी आप अपने ऑन रखें ताकि आपको नया कंटेंट टाइमली मिलता रहे। अगला क्वेश्चन, महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 24 नवंबर, 25 नवंबर, 26 नवंबर और 27 नवंबर। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रतिवर्ष 25 नवंबर को महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है, घरेलू हिंसा, डोमेस्टिक वायलेंस और बलात्कार सहित महिलाओं के खिलाफ हिंसा के विभिन्न रूपों के पीड़ितों के बारे में जागरूकता फैलाना है। ठीक है, और अगर डेटा की बात करें तो 15 से 19 आयु वर्ग की लगभग 4 में से एक या करीब 25% किशोरियों को, ये 24 लिखा है, 25% किशोरियों को अपने साथी से शारीरिक या यौन हिंसा का सामना करना पड़ता है। तो ये जो डेटा है ये काफी चिंताजनक है और इसमें सुधार करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। अगला क्वेश्चन, आईएसएसएफ विश्व कप फाइनल 2023 में 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है? अनीश भनवाला, फ्लोरियन पीटर, एल आई यूहोंग और अशोक सिंह। तो इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन ए, ये भारतीय निशानेबाज अनीश भनवाला ने ये आईएसएसएफ विश्व कप फाइनल में 25 मीटर रैपिड फाइनल पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। और यह प्रतियोगिता 24 नवंबर को आयोजित हुई, जिसमें इन्होंने पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में ये पुरस्कार जीता है। ठीक है, और ये आईएसएसएफ विश्व कप फाइनल के इतिहास में पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में भारत के लिए पहला पदक भी है। तो इसमें जो है वो मेडल तो इंपॉर्टेंट है ही, कई बार मेडल के से रिलेटेड क्वेश्चन ना पूछ के ऐसे पूछ लिया जाता है कि ये खिलाड़ी जो है वो किस खेल से संबंधित है। तो आपके लिए खिलाड़ी के बारे में एटलीस्ट आपको पता हो कि ये खिलाड़ी इस खेल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, वैश्विक चीनी उद्योग निकाय आईएसओ की अध्यक्षता 2024 के लिए किस देश द्वारा संभाली जाएगी? संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील, भारत और चीन। तो इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन सी, ये भारत जो है वर्ष 2024 के लिए वैश्विक चीनी उद्योग निकाय या आईएसओ की अध्यक्षता संभाले हुए है। ठीक है, जो है इसकी अध्यक्षता संभाले हुए है। बाकी इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, जैसे भारत दुनिया में चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता, कंज्यूमर, और दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। बाकी ये जो संगठन है इसका मुख्य लक्ष्य गन्ने की खेती, चीनी और एथेनॉल उत्पादन और उप उत्पादों, बाई प्रोडक्ट्स के बेहतर उपयोग में अधिक टिकाऊ प्रथाओं को अपनाने के लिए सभी सदस्य देशों को एक साथ लेकर आना है। ठीक है, बाकी ये डिटेल्स आप लोग जो है वो वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हैं या टेलीग्राम या व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे जुड़ के इनकी पीडीएफ भी ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्यकिरण 17 कहां पर आयोजित किया गया है? राजस्थान, लद्दाख, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर। इसका सही जवाब ऑप्शन सी, ये सूर्यकिरण का जो 17वां संस्करण है अभ्यास का, जो भारत और नेपाल की सेनाओं का संयुक्त सैन्य अभ्यास है, इसका आयोजन उत्तराखंड और उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में 24 नवंबर से 7 दिसंबर 2023 के बीच में आयोजन किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस कंपनी को एसोचैम द्वारा विविधता और समावेशन में सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता एम्प्लॉयर का पुरस्कार मिला हुआ है? भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन और आरआईसी लिमिटेड। इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन डी, आरआईसी लिमिटेड या रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड को एसोचैम द्वारा विविधता और समावेशन में सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता का पुरस्कार दिया गया है। ये आईआरईसी लिमिटेड जो है वो विद्युत मंत्रालय के अधीन एक महारत्न सीपीएसई जो है। ठीक है, ये महारत्न कंपनी है। थोड़ी सी डिटेल यहाँ पे आरईसी लिमिटेड के बारे में, इसकी स्थापना जो है वो 1969 में हुई है। ठीक है, बाकी डिटेल आप लोग इसकी पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, नेशनल स्क्वैश चैंपियनशिप 2023 में दूसरी सबसे कम उम्र की विजेता बनी है? तन्वी खन्ना, अनाहत सिंह, जोशन चिनप्पा और सेंथिल कुमार। तो इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन बी, ये भारतीय खिलाड़ी अनाहत सिंह जो है वो नेशनल स्क्वैश चैंपियनशिप में दूसरी सबसे कम उम्र की विजेता खिलाड़ी बनी हुई है। ये जो अनाहत सिंह है ये मात्र 15 वर्ष की उम्र में इन्होंने ये खिताब जीता है। हालांकि अगर सबसे कम उम्र की खिलाड़ी की बात करें तो वे हैं जोशन चिनप्पा, जिन्होंने 14 साल की उम्र में ही ये खिताब जीत लिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
केंद्र सरकार ने निम्न में से किस संस्थान को दिसंबर 2023 में आरटीआई या राइट टू इंफॉर्मेशन या सूचना का अधिकार कानून की सीमा से बाहर किया है? दिल्ली पुलिस, केंद्रीय औद्योगिक अनुसंधान संस्थान, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम और गृह मंत्रालय। तो सही जवाब जो है इसका ऑप्शन सी, ये कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम जो है, जिसको सर्ट भी बोलते हैं, इसको केंद्र सरकार ने दिसंबर 2023 में आरटीआई कानूनों की सीमा से बाहर रखा है। अर्थात अब कोई भी सूचना के अधिकार के तहत इस संस्थान से किसी भी प्रकार की जो है वो सूचना ऐसे ही नहीं मांग सकता है। ठीक है, और ये केंद्र सरकार के अधिकार में है कि वो किन किन संस्थानों को जो है इस सीमा से बाहर रखे। इसमें से काफी सारे संस्थान जो है वो इसमें है लिस्ट में ऐसी जिन पर ये कानून जो है वो लागू नहीं होता है। ठीक है, तो ये इसके बारे में सारी डिटेल है। थोड़ी सी डिटेल यहां पर हमने भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम या सर्ट इनके बारे में भी लिखा हुआ है। ये सारी डिटेल आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन तो देख लेते हैं। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों को अब किस नाम से जाना जाएगा? आरोग्य धाम, आयुष्मान मंदिर, आयुष्मान अस्पताल और आयुष्मान आरोग्य मंदिर। तो सही जवाब जो है वो इसका ऑप्शन डी, ये सरकार ने आयुष्मान भारत जो केंद्र थे इनका अब नाम बदलकर आयुष्मान आरोग्य मंदिर जो है इसका नया नाम रख दिया है। और इसका जो टैगलाइन है वो है आरोग्यम परमम धनम। ठीक है, ये जो है इसकी टैगलाइन है। ये टैगलाइन भी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2023 बुकर पुरस्कार के विजेता हैं शेहान करुणातिलका, अन्ना वंस, पॉल लिंच और चेतना मारू। तो सही जवाब जो है इसका ऑप्शन सी, ये आयरिश लेखक हैं पॉल लिंच, जिन्होंने बुकर पुरस्कार 2023 जीता है। इनका जो उपन्यास है उसका नाम है प्रॉफिट सॉन्ग। इस उपन्यास के लिए इनको ये पुरस्कार जीता गया है और दिया गया है। और बुकर पुरस्कार करने वाले लिंच जो हैं वो 5वें आयरिश लेखक हैं। ठीक है, जबकि लंदन स्थित भारतीय मूल की लेखिका चेतना मारू के पहले उपन्यास वेस्टर्न लेन को पछाड़कर यह पुरस्कार इन्होंने जीता हुआ है। ठीक है, तो जो लिस्ट थी उसमें वेस्टर्न लेन भी शामिल था। जो कंटेंडर्स थे उस लिस्ट में जो है चेतना मारू का पहला उपन्यास है। अगला क्वेश्चन, भारत में प्रतिवर्ष संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 25 नवंबर, 26 नवंबर, 27 नवंबर और 28 नवंबर। तो इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन बी, भारत में प्रतिवर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसी दिन जो है वो वर्ष 1946 में भारत की संविधान सभा ने भारतीय संविधान को स्वीकार किया था और ये 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ? 1950 को लागू हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आयुर्वेद चिकित्सकों द्वारा नवाचारों को बढ़ावा, इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए कौन सी पहल शुरू की गई है? आयुष, आरोग्यम, अग्नि और प्रकृति। तो इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन सी, ये आयुर्वेद चिकित्सकों द्वारा जो है वो नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए अग्नि नाम से एक पहल शुरू की गई है। इस अग्नि का जो पूरा नाम है आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल, AGNI, इस पहल की शुरुआत की गई है। ये पहल जो है वो केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद CCRAS द्वारा शुरू की गई है। और इस पहल का उद्देश्य वैज्ञानिक सत्यापन और साक्ष्य आधारित मूल्यांकन के माध्यम से व्यवहारिक प्रथाओं को मुख्य धारा में लाने के लिए अनुसंधान करना है। जो भारत की ट्रेडिशनल मेडिकल प्रैक्टिसेस रही हैं, जिनको आप लोग दादी माँ के नुस्खों के नाम से भी जानते हैं, उस तरह की प्रथाओं को क्या करना है? दोबारा मुख्य धारा में लेके आना है। लेकिन उनका पहले क्या करना है? वैज्ञानिक सत्यापन करना है और उसके बाद उनका साक्ष्य आधारित मूल्यांकन करना है। मतलब उनका पहले आपको पूरी तरह से असेसमेंट करना है और उसके बाद ही उनको क्या करना है? मेन स्ट्रीम में लेके आना है। ठीक है, तो इसके साथ ही हमारा ये प्रैक्टिस सेट 4 वीडियो कंप्लीट हो गया और हमने अब तक आपको जो है वो PCS और RO-ARO की परीक्षा के लिए जो है वो 100 सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। अभी आगे भी ये सीरीज लगातार चलती रहेगी। ठीक है, तो आप चैनल से जुड़े रहें, नोटिफिकेशंस ऑन रखें ताकि आपको टाइमली कंटेंट मिलता रहे और आप लोग अपना लाइक और कमेंट के माध्यम से फीडबैक अवश्य दें। ठीक है, तो आज इतना ही, बाकी नए क्वेश्चंस के साथ जल्द मिलते हैं। तब तक के लिए